Hello students, today we are here for class 10th mathematics. First chapter will be real number. So let's talk about real number. What is this real number? बात करेंगे रियल नंबर क्या क्या है, रियल नंबर कैसे हमारे पास एज्यूम होती है, किसको बोलते हैं रियल नंबर, कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं जरा रियल नंबर। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर? आप ये समझ लीजिएगा, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल दोनों का जो मिक्सअप होता है वो क्या होता है हमारे पास, इज कॉल्ड रियल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर है इसमें हमारे पास इंटीजर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी मिक्स होते हैं। तो इंटीजर और रेशनल मिलके क्या बन जाते हैं, कि ऑलरेडी एक रेशनल नंबर बन जाता है, दैट इज उसमें और प्लस कर दिया क्या, इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाता है हमारे पास पूरा मिलके एक रियल नंबर का पार्ट बन जाता है। 9th क्लास में आपको पढ़ने को मिले होंगी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या इंटीजर पढ़ने को मिला, और रेशनल नंबर में क्या पढ़ने को मिला होगा, डेसिमल वाले नंबर, डेसिमल नंबर, उसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वाले मिले होंगे। आगे इरेशनल में जो आएंगी कंडीशन, तो उसमें नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर होंगे इरेशनल में। इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये आ जाते हैं रेशनल में हमारे पास। बस इंटीजर तो अलग होते ही, वो तो आप लोग जानते ही हो, ठीक। तो अब आगे बात करेंगे। तो रियल नंबर बात समझ आ गई। तो चैप्टर ये अपना 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक था। अब हमारे पास जो 10th स्टैंडर्ड में है, तो उसमें ये चीज आप जब 9th में पढ़ के आ ही चुके हैं, तो हमको पढ़ना क्या है इसमें। अब बात करेंगे हम लोग, कुछ थ्योरम्स हैं इसकी, उनके बारे में बात करेंगे। जो यूक्लिड ज्योमेट्री आप 9th में पढ़ के आए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम है। तो देखिएगा जरा, उसी का 10th में एक्सटेंशन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, देखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर जो थ्योरम हमारे पास वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज दिस लेमा? बात करते हैं लेमा की। तो लेमा क्या होता है, थ्योरेटिकल अप्रोच की बात करते हैं। देखिएगा, लेमा इज अ प्रूवल स्टेटमेंट, प्रूवल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड, यूज्ड टू prove another statement, इसका यूज कहां पे होता है, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमारे पास लेमा का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसा होता है। क्या है कंडीशन इसकी, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी सम इंटीजर, या एनी इंटीजर लिख देते हैं, एनी इंटीजर, अंडरस्टैंड, ए एंड बी क्या है हमारे पास, एनी इंटीजर, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर। कहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर यूनिक नंबर Q and R, Q and R such that किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं,
सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर का साइन सेट में आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। इस टाइप का भी बनता है जिसको वेयर ना लिख के हम ऐसे साइन बना दिया करते हैं, बट यहाँ पे लिख देते हैं हम क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं अभी। तो वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। इस बात का मतलब कहना बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, है ना। इस बात का मतलब भी समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। केवल b की वैल्यू देख के हम बता देंगे r की वैल्यू क्या क्या होंगी। समझ आ रही? तो उससे आपको अभी कुछ थ्योरम्स कराएंगे तो समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि r की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल और b से हमेशा कम होगी। अब बात करते हैं a और b ये सब है क्या, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिएगा अभी एग्जाम्पल के थ्रू एक बताते हैं। सपोज करिए 2 डिवाइड 9 ले लिया हमने। क्या ले लिया? 2 डिवाइड 9। तो कह लगे सर ये तो हमें आप डिवीजन सिखा रहे हो। नहीं भाई देखिएगा, डिवीजन सिखा रहे हैं लेकिन इससे थ्योरम कैसे निकल के आती है ये वाला स्टेटमेंट, इसको ही समझाना है हमको। उसके बाद देखते हैं। बात आपकी सही है कि आप डिवीजन ही सीख रहे हो, 6 to 8 में पढ़ गया अभी तक। 2 4 जा 8, कितना बचेगा इसमें? 1। बात करना है इसको क्या बोलेंगे, डिवीजर। तो हमने इसको क्या ले लिया, b। दैट इज क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। क्लियर। तो इसको हमने क्या ले लिया, a। इसको क्या बोलेंगे, कोसेंट। क्लियर। इसको हम क्या बोल देंगे, q। कोसेंट को क्या बोलेंगे, q। और ये जो हमारा निकल गया है इसको आप पहले से ही जानते हो, मैं बताने की जरूरत ही नहीं, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्लियर। इतनी बात समझ आ गई आपको। तो अब ये जो डिवीजन वाला मेथड है ये कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। दैट इज स्टेटमेंट। क्लियर। तो ये चीज समझ आ गई कि ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये क्या है, एक प्रूवल स्टेटमेंट है। प्रूवल स्टेटमेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है कि या तो हम इसको पहले से ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी मतलब ये प्रूव हो चुका है, वो वाला स्टेटमेंट होता है। इसका यूज कहां पे किया जाता है, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं लेमा की, कि जैसे आप समझ लो 2 इंटू 4 इक्वल कितना होता है, विल बी 8। तो मतलब क्या है कि ये बात सही है कि 2 4 जा 8 होता ही है। बात समझ आ गई, ये चीज क्लियर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे अभी इसको समझाना है आपको, इसकी बात करते हैं और इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल करते हैं, जरा बहुत प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। देखिएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर, सॉरी 0 इज ग्रेटर देन, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इज लेस देन बी, ये कंडीशन है हमारे पास। तो अब देखते हैं जरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सो दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सो दैट every positive even integer is the form of 2q. Clear?
every positive odd integer is form 2q plus 1 के फॉर्म में होते हैं। ये आपको प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कैसे होते हैं, 2q plus 1 के फॉर्म में। वेयर q इज सम इंटीजर, कुछ भी कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारे पास q इज सम इंटीजर। तो बात करते हैं इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखिएगा जरा। आप ये समझिएगा, इससे ये पता चल जाता है जिस फॉर्म को बोला जाता है तो उसमें डिवीजर होता है। क्या होता है, डिवीजर। तो जिससे डिवाइड करते हैं वो चीज हमारे पास क्या है, इसमें 2, यानी b की वैल्यू हमारे पास क्या है, दोनों में 2। तो आपको ये समझ आ गया, मेन फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। क्लियर? आगे, और b की वैल्यू इसमें कितनी है हमारे पास, 2। जब b की वैल्यू आपको पता चल गई तो r की वैल्यू क्या आप नहीं बता पाएंगे। तो उसी पे इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो देखिएगा जरा कैसे निकाल देते हैं। r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू r इज लेस देन b। ये है, तो 0 तो ये हो गया, क्लियर। r की ये वैल्यू आ गई, अब फाइंड करना है r की, सॉरी, लेस देन b। b की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इससे ये नहीं पता चल पाएगा कि r की वैल्यू क्या होंगी। भैया सीधी सी बात है, इस 2 से कम होगी और 0 या 0 से ज्यादा होगी तो क्या हो सकता है, 0 और 1, दो ही वैल्यू तो आएंगी। बात सुने आ रही कि नहीं आ रही, ये चीज है। इतनी बात सुने आ गई, क्लियर। तो अब r की जब यही दो वैल्यू होंगी तो लाके यहां पे पुट कर देते हैं जरा, क्लियर। तो देखिएगा जरा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल क्या आ जाएगा, b की 2 है और q की q ले लेते हैं, r की एक तो 0 हो जाएगी और एक क्या आ जाएगा, 2q प्लस 1। अब समझिएगा, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 0, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इवन इंटीजर बोल देंगे उनको। क्या बोल देंगे, इवन इंटीजर। और जिसमें रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज ऑड इंटीजर। क्लियर? सर दिखाई नहीं दे रहा होगा, आगे लिख देते हैं इसको जरा, यहां से बता देते हैं। हाँ, a इक्वल 2q प्लस r की वैल्यू 2 आई थी हमारे पास, 0 और 1, 0 हो गई और a इक्वल क्या आ गया, 2q प्लस 1। क्लियर? इसमें आपके पास रिमाइंडर क्या है, 0। सो दिस इंटीजर q प्लस 1, रिमाइंडर इसमें 0 है, सो दिस इज इवन इंटीजर। क्लियर? जिसमें रिमाइंडर क्या है, 1 है, सो दिस इज ऑड इंटीजर। क्लियर? ये था तुम्हारा एक क्वेश्चन। तो एक और देख लेते हैं इसी टाइप का, नंबर के अकॉर्डिंग देखना है तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इवन की बात की जा रही है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर हमारे पास क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, यही सब होंगे। इससे भी एक बार देख लेते हैं। तो 2 का अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 और ये 0। लिखेंगे इसको तो 2 इक्वल क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0। तो निकल के रिजल्ट हमारे पास इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये फॉर्म क्या आ गई। और 4 का अगर ले लें
तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 0। 6 का अगर ले लें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0। सब में यानी कि क्या आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। अब ये फॉर्म जो है इसको, ये सबको अगर एक जनरली ए ले लें और इसको ले लें 2, तो सब में मिल रहा है कॉमन, इनटू ये जो इंटीजर है 1 2 3 चल रहा है, तो क्यू हमने बोला था सब इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इसको क्यू ले लेते हैं, प्लस आर की जगह पे क्या है हमारे पास 0। तो ये आ गया हमारे पास कौन सा फॉर्म निकल के 2q फॉर्म। बात समझ आ गई। ऐसे ही अगर इसकी बात करें 2q प्लस 1 वाले की, तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएंगे समझिएगा, 2 4 6 8 थे, क्लियर। अब उसमें जो आएंगे तो वो कैसे आएंगे, ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या क्या आएगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यही सब आएंगे। तब इनको डिवाइड करो जरा 2 से, 2 डिवाइड 1 0 टाइम्स, तो ये 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। आगे 2 का डिवाइड करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन रिमाइंडर 1 आ गया। इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे 3 को तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ऐसे ही 2 का डिवाइड किसमें करेंगे 5 में, तो 2 2 जा 4 और ये आ गया रिमाइंडर 1। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख देंगे 5 को 2 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। बात समझ आ गई। तो अब इसमें देखेंगे कि अगर इन सबको हम a ले लें और इससे 2 सब में कॉमन मिल रहा है, बाकी जो इंटीजर चल रहा है 0 1 2, 0 तो हमारे पास इंटीजर में है ही, और इसको q ले ले प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू q प्लस 1 फॉर्म। अब देख रहे हो आप सब में ऑड इंटीजर। बात समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। So that every positive odd integer is the form of, यहां पे चेंज करना है केवल 4q प्लस 1 and 4q प्लस 3। ये आपको शो करना है कि जो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं उनका फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। ये चीज आपको बहुत कायदे से समझनी है। देखते आइए देखिए क्या होगा इसमें। अब सेम कंडीशन 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू r इज लेस देन b। डिवीजन आपको सबको पता चल जाता है कि इससे डिवाइड करना है हमारे पास, तो क्या है इसमें 4 है, b की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है 4, अंडरस्टैंड। अब b की वैल्यू मिल गई तो हम r की निकाल सकते हैं, क्या क्या आ जाएंगी 0 1 2 3, मतलब b की यानी b 4 से कम होगी और 0 से ज्यादा जा सकती है, 0 1 2 3 इस टाइप से। तो थ्योरेटिकल अप्रोच की अगर बात करेंगे तो सेम वैल्यू पुट कर देंगे तो a इक्वल क्या आएगा bq प्लस r। तो a इक्वल क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू q की वैल्यू क्या है q है, प्लस r की वैल्यू 0 एक बार, फिर a इक्वल 4q प्लस 1, फिर आ जाएगा a इक्वल 4q प्लस 2, फिर आ जाएगा a इक्वल 4q प्लस 3। r की केवल वैल्यू पुट करनी है थ्योरेटिकल अप्रोच में, ठीक है। तो अब जिसमें 0 है तो वो होगा इवन, जिसमें 1 है मतलब ये जिसमें 2 कॉमन मिल गया तो हमारे पास इवन होंगे, और जिसमें 2 कॉमन नहीं मिला वो हमारे पास क्या होंगे ऑड होंगे। ये आप जानते हो 2 का मल्टीपल इवन कहलाता है। बात समझ आ गई। यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे पास इवन होते हैं। तो देखिएगा इसमें तो कहीं से 2 से कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा ऑड इंटीजर होगा। थ्योरेटिकल अप्रोच में ऐसे समझ लेते हैं। अब इसमें देखो आप 2 से 2 कॉमन मिल रहा है तो क्या बचेगा 2q प्लस 1। जब इसका 2 फैक्टर मिल गया ये ऑलरेडी अलग से, तो ये क्या होगा इवन आ जाएगा। ये क्या होगा इसमें मिला ही नहीं है ऑड आ जाएगा। बात समझ आ गई। इस टाइप से आपको शो करना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। एक और है 2 द पावर n वाला, एंड्स विद द डिजिट 0 वाला, तो उसको ही बताएंगे, देखते हैं। उससे पहले बात करेंगे
यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आपको समझ आ गया, उसके एग्जांपल भी आपको समझ आ गया। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करेंगे। ये एल्गोरिथम क्या चीज है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या चीज होती है, इस पे बात करते हैं। एल्गोरिथम क्या है? इसका मतलब हो गया टू कंप्यूट HCF बात समझ आ गई। एल्गोरिथम किसको बोलते हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं जरा। सीरीज ऑफ steps to solve a particular problem, is called algorithm. अंडरस्टैंड? मतलब ये है कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो उसके जो स्टेप्स हैं ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे जब एचसीएफ निकालेंगे डिवीजन में, तो उसके सीरियल से जो स्टेप लिखे जाएंगे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, जब तक कब तक एचसीएफ निकालेंगे जब तक जीरो ना आ जाए, तो वहां तक के पूरे स्टेप्स को सीरीज से लिखना क्या कहलाता है हमारे पास? एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब कोई भी अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसको तब तक निकालेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। बात समझ आ गई? तो अभी एचसीएफ निकालना देख लेते हैं जरा। एग्जांपल है, जैसे कोई टू नंबर्स हैं एनी 75 एंड 45 को एचसीएफ हमें निकालना है। तो आइए डिवीजन मेथड से देख लेते हैं जरा। 45 डिवाइड 75 कितना आ जाएगा? वन टाइम जाएगा, कितना आ गया? 45 अपॉन कितना आ गया इसमें? 550743। क्लियर? इसको ए इक्वल बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में भी लिखते जाएंगे इधर साइड में। देखिएगा, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, क्यू हमारे पास ये है, आर हमारे पास ये है। क्लियर? तो 75 इक्वल क्या लिख देंगे? बी की वैल्यू पहले 45 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या आई है? 30। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे किसको? 45। कितने टाइम से जाएगा? वन टाइम। 30 आ गया, कितना आ गया? 5 में 0 5, 4 में 3 1। अब इसको भी लिख देते हैं इसी फॉर्म में सेकंड नंबर पे। तो 45 इक्वल ए और बी आपस में देख रहे हो ना, चेंज होते जा रहा है। पहले ये ए था, अब ये वाला ए बन गया, ऐसे चेंज होते जाएंगे। तो 45 इक्वल कितना आ जाएगा? 30 इंटू 1 प्लस 15। दैट इज क्लियर? थर्ड नंबर वाला जो स्टेप लिखेंगे तो आप आगे लिखेंगे इसको सॉल्व करके। 15 का डिवाइड करना है किसमें? 30 में। 15 2 जा 30, रिमाइंडर विल बी 0। सो दिस इज एचसीएफ। क्लियर? यहां पे दिखाई ना दे रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा, यहां तक तो दिखाई दे रहा है। 15 जो आया है, 15 का डिवाइड 30 में किया गया है, तो 2 जा 30 आ गया और ये जो आ गया 0। क्लियर? बात समझ आ गई? ये चीज थी। तो अब जब 0 आ गया तो यहां से हमारे पास एचसीएफ पार्ट क्या हो गया? ये वाला। क्लियर? इसको यहां पे लाके लिख दो। 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 इंटू 2 प्लस 0। सो HCF will be 30। बात समझ आ गई? अब ये जो इसके स्टेप्स लिखे गए हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, इससे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन वाला एक क्वेश्चन निकल के आएगा, वो भी आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेगा। तो ये चीज प्रॉपर समझ में आ गई? तो देखिएगा, ये आपको हम बताते चल रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन जनरेट होंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होंगे। इससे जो ग्रेटर इंटीजर डिवीजन वाला होगा
यानी जिसको जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। इससे क्वेश्चन जनरेट होगा एम और एन की वैल्यू फाइंड करने वाला। ठीक है, तो उसको हम करा देंगे एक्सरसाइज वाले वीडियो में, देखिएगा। जो जीसीडी वाला हमने बताया था क्वेश्चन जनरेट होता है जिसमें एचसीएफ फाइंड करना होता है और उसको एक्सप्रेस करना होता है लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 and 170। क्या बात कहिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 एंड दूसरी चीज एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 65M SCF of the form 65M plus 117N and find M and N। M और N की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले SCF फाइंड करना है। तो SCF की बात करते हैं। देखिए समझिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जितना आप डीपली पढ़ लेंगे उतना समझ में आ जाएगा। बोला गया फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। तो पहले एचसीएफ फाइंड कीजिए, उसके बाद एक्सप्रेस द एचसीएफ। जो एचसीएफ आएगा उसको एक्सप्रेस करना है। 65 117 वन टाइम 65 कितना बच गया इसमें 52 752। हाँ ठीक है, इसका डिवाइड कर दो 65 में, तो ये आ गया 152, इसमें बच गया 13 का डिवाइड कर दो 52 में 4 52, ये 0 आ गया। तो मतलब एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। जहां से 0 आ जाएगा वहां से बंद कर देना। आगे इसके स्टेप्स लिख लेते हैं जरा। 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52, 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13, दैट इज क्लियर। आगे 52 इक्वल 13 इंटू 4 प्लस 0, ये 3 स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जिसमें 0 आया है जस्ट उसके ऊपर वाले से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ हमारे पास क्या आया था 13, तो इससे 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 माइनस 52 इंटू 1। क्लियर। अब 52 इससे वैल्यू निकाल के यहाँ 52 की जगह पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं 13 इक्वल 65 माइनस ये वाली वैल्यू 52 की इससे क्या निकल के आएगी 117 माइनस 65। क्लियर। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसको हटा देते हैं और ये ब्रैकेट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गया। 65 कितने टाइम्स लिखा 2 टाइम्स, तो इसको लिख देंगे 13 इक्वल टू 65 इंटू 2 प्लस, इसको हमें प्लस में चाहिए ना, तो इसको 117 इंटू ब्रैकेट और माइनस 1, सेम चीज लिखी हुई है। इससे कंपेयर कर देंगे, इसको लिख देंगे एचसीएफ इक्वल 65 m प्लस 117 n। क्लियर। m की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, कंपेयर करने पे। ठीक है, तो m इक्वल कितना आ गया 2 एंड n इक्वल कितना आ गया -1, दैट इज आंसर। क्लियर। ये जो आपका क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम्स, यानी 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट हमने बताया था, यानी कॉन्सेप्ट पूरा बताया था। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के डिस्कस करते हैं। तो आइए देख लेते हैं जरा, इसमें डिस्कस क्या करना है हमको, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। जैसे उसमें हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, लेमा पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। तो आइए देख लेते हैं क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम, इस पर डिस्कस करना है। तो देखिएगा डेफिनेशन है हमारे पास, स्टेटमेंट जो बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर
composite number, every composite number can be expressed every composite number can be expressed of factorization clear, and the factorization, the factor is unique, and the prime factorization, the prime factor बोल रहे हैं, the prime factor of order does not matter, क्लियर। डेफिनेशन कहना सर बिल्कुल भी नहीं समझ आया, तो अब बात करते रहिए क्या है इस डेफिनेशन का मतलब। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर क्या होती है पहले इससे बात करते हैं। मोर देन 2 फैक्टर, यानी 1 से ज्यादा हो जो नंबर, 1 से ज्यादा हो लेकिन वो प्राइम नहीं होने चाहिए, और उसके फैक्टर कितने हो चाहिए, मोर देन 2 हो जाते हैं, क्लियर। तो ऐसे कंपोजिट नंबर जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट फैक्टर इज यूनिक, उसके जो फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, एक यूनिक नंबर होंगे, क्लियर। एंड प्राइम फैक्टर ऑफ ऑर्डर, जो प्राइम हमारे पास फैक्टर आएंगे निकल के, जैसे कोई एलसीएम है उसके 2 3 4 फैक्टर हैं, या 2 3 2 हैं, या 2 1 है, 5 है, कुछ भी है, एनीवे तो उसके जो फैक्टर है तो उनका ऑर्डर डज नॉट मैटर, उनको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, वैल्यू हमारे पास वही आनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में लिख सकते हो। ये चीज थी फंडामेंटल थ्योरम में ये बताती। तो अब इससे हमें करना क्या होता है, कंप्यूट द, इसका यूज क्या करते हैं, कंप्यूट द एलसीएम भी निकाला जाता है फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, अंडरस्टैंड, ये चीज थी। तो अब जैसे देखिएगा, सपोज करो हमको एलसीएम निकालना है, आपको एलसीएम का मतलब सबको मालूम है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल या लीस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हो, ये चीज है। तब जैसे 24 एंड 8 का हमको एलसीएम निकालना है, तो चाहो तो एक साथ निकाल दो, नहीं तो अलग अलग कर देते हैं। 24 के पहले फैक्टर के लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, 12 6 3 और 1, 8 के कर दो, 2 4 जा 8 2 2 1। अब देखिएगा इनको लिख देते हैं ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होगा 24 वाले के। अब 8 के लिख देते हैं ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जो दोनों में सेम है उनको तो एक एक बार लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो लास्ट में बचा उसको भी अगर मल्टीप्लाई में कर दिया तो ये बन गया हमारे पास एलसीएम। और अगर इसी में एचसीएफ निकालना होता तो केवल जो दोनों में कॉमन होते वो वाले पोर्शन लिए जाते। तो एचसीएफ अगर निकालना होता तो कितना आ जाता, दोनों चीज बता देते हैं, 8 आ जाता, एंड एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, वो कितना आएगा, इसी मल्टीप्लाई और 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24। बात समझ आ गई, ये चीज थी। एक क्वेश्चन जनरेट होता है एवरी ईयर, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं जाता जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना जनरेट हो। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिखाते जरा। क्वेश्चन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ये, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, चेक वेदर 4 to the power n, कोई भी हो सकता है, 8 to the power n, 6 to the power n, ऐसे कैन बी एक्सप्रेस्ड, 6 कर देते हैं यहाँ पे, 6 to the power n कैन बी एक्सप्रेस्ड
चेक वेदर द नंबर, या नंबर हमने नहीं लिखा है, चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड्स विद द डिजिट 0। लिख देते हैं यहाँ पे, चेक वेदर द नंबर 6 to the power n can be expressed ends with the digit 0, ends with the digit 0, digit 0। क्लियर? इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? बोला जा रहा है ये 6 to the power जो नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या इसको हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसके लास्ट में जो भी नंबर आए, रिजल्ट हमारे पास 6 to the power, जैसे 6 to the power 10 लिखा है, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा लास्ट में? तो नंबर जो भी रिजल्ट आने वाला है पूरी वैल्यू तो क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। ये चीज है। तो ये क्या है कि लास्ट में नंबर क्या आना चाहिए? 0। एंड जो n है, n इज एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल, n इज एनी नेचुरल नंबर। तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। एंड्स विद द डिजिट 0 वालों का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास? देखिएगा, इफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ends with digit 0, ends with the digit 0, then they have prime factor must be 2 into 5। 2 and 5 के हमारे पास अगर प्राइम फैक्टर उसके नहीं है तो उसमें लास्ट में यानी एंड्स में 0 नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं जरा। हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास 6 to the power n। इसको अगर ओपन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 to the power n ऐसे लिख देंगे। अब इसमें आप देख रहे हो कहीं भी 2 into 5 का पावर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? does not have factor 5, so 6 to the power n cannot express ends with the digit 0, ends with digit 0, digit 0। clear? because we have not factor pair of 2 into 5। क्लियर? 2 का तो है हमारे पास बट 5 का नहीं। अगर यहाँ पे 5 होता फैक्टर में तो हमारे पास इसका एंड्स विद द डिजिट 0 की कंडीशन को फुलफिल होता है या फॉलो करता है। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अगर यहाँ पे 8 to the power n लिख दें, हम क्या लिख दें? 8 to the power n, तब भी इसको सॉल्व करते हैं 2 to the power क्या आ जाता? 3n आ जाता। कहीं भी इस फैक्टर में क्या 5 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो ये चीज देखनी होती है आपको। क्लियर? अब इसी से जो फंडामेंटल थ्योरम हमने बताई है, इससे कोई भी एलसीएम हमारे पास, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए इस थ्योरम को पढ़ने की नीड होती है हमारे पास, क्योंकि उसी में प्राइम फैक्टर पूरे ऑल टोटल होते हैं। बात समझ आ गई? ऐसे से एचसीएफ भी निकाल आता है फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हमने अभी आपको बताया 24 और 8 का। अंडरस्टैंड? आगे ये 1.2 एक्सरसाइज तक का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज की।